नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामलीन विश्वकर्मा। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आर्थिक भूगोल पार्ट 2। पार्ट 2 में मैं पूरा आपको डिटेल में जो है चैप्टर वाइज एग्जाम व्यू से बताऊंगा और ये ज़्यादा थोड़ा लंबा होगा। एक पॉइंट को मैं कवर नहीं करता हूँ कभी भी अपने वीडियो में। मैं हमेशा 4-5 पार्ट को कवर करता हूँ एक वीडियो में। तो इस परिप्रेक्ष्य से पढ़िए, थोड़ा वीडियो लंबा होता है लेकिन इंफॉर्मेशन फुल होता है और इससे एग्जाम में ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा एग्जाम व्यू से ही चीज़ें पढ़ाता हूँ। अगर इससे पहले आप कभी मेरे चैनल पर नहीं आए हो, न्यू हो, तो जाके आप मेरे चैनल को जो है विजिट करो, प्लेलिस्ट वहाँ पर आपको जो है मिलेगा। आपको पूरा थ्योरी, ऑल यूनिट थ्योरी आपको कवर करा चुका हूँ। 10 यूनिट जितने भी ज्योग्राफी का है उसमें पूरा मैंने एग्जाम व्यू से पढ़ाया है कम समय में। मैराथन में भी आपको 16 घंटा 32 मिनट का मिल जाएगा थ्योरी का, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये 16 घंटा 32 मिनट जो है पूरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अगर इसे पढ़ लेते हो तो थ्योरी से भी सेक्शन गलत नहीं होगा। साथ ही आपको चैप्टर वाइज पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अर्बन ज्योग्राफी भी मैं पढ़ा चुका हूँ। आर्थिक गोल स्टार्ट किया हूँ, दूसरा वीडियो भी शुरू किया हूँ। तो फ्री में सारी चीज़ दे रहा हूँ माइंड मैपिंग के तहत। तो एक तो बात बनती है, लाइक करो, ठीक है, वीडियो को, ताकि और लोगों के पास जाए और लोग विश्वास करें। साथ ही सब्सक्राइब करो। अब सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और मुझे भी थोड़ा विश्वास हो कि आप लोग मुझे जानते हो, पहचानते हो, पसंद करते हो, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको अच्छा लग रहा है। फ्री में सारी चीज़ दे रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ आपको मैं कहूँगा करने को। अच्छा लगा तो कीजिए और शेयर कीजिए मित्रों में, और कमेंट करके बताइए कोई क्वेरी हो, कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आर्थिक भूगोल की परिभाषा। और देखिए, आर्थिक भूगोल में आजीविका और उत्पादन से संबंधित परिभाषा दो लोग दिए हैं, गुट्ज और मर्फी ने, ठीक है। अब देखो, गुट्ज आर्थिक भूगोल को क्या कहते हैं? कहते हैं कि आर्थिक भूगोल विश्व के क्षेत्रों की प्रकृति का, जो आर्थिक भूगोल है किसी भी विश्व के क्षेत्र की प्रकृति, मान लो आपके एरिया कोई क्षेत्र है उसकी प्रकृति है वहाँ का, ये बोलते हैं गुट्ज। उनके वस्तुओं के उत्पादन पर प्रत्यक्ष प्रभाव की वैज्ञानिक खोज करता है। मतलब किसी क्षेत्र में वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी खोज करता है आर्थिक भूगोल। ये बोलते हैं गुट्ज। ये याद रखिएगा, ये चीजें ध्यान भी रखिएगा, याद रखना भी है, ध्यान भी रखना, पूछा जाता है एग्जाम में ये सब चीजें। मर्फी, मर्फी बोलते हैं आर्थिक भूगोल क्या है? विभिन्न स्थानों के लोगों की आजीविका प्राप्त करने की समानताओं एवं भिन्नताओं से संबंधित है। तो जितने भी स्थान के लोग हैं, विभिन्न विभिन्न स्थान, मतलब आपके एरिया में कोई लोग होंगे, आप होंगे, दूसरे एरिया में कोई लोग होंगे, उनको जो खाने पीने की आजीविका मिल रही है, उनमें समानता क्या है, उनमें भिन्नता क्या है, इससे संबंधित क्या है, हमारा आर्थिक भूगोल है। क्लियर? यहाँ तक परिभाषा दो लोगों का क्लियर होगा, आजीविका और उत्पादन से संबंधित। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल का क्रमबद्ध विकास में देखते हैं, एंड्री ने सर्वप्रथम शुरुआत की थी आर्थिक भूगोल का क्रमबद्ध विकास। किसी भी चीज़ का क्रमबद्ध विकास की जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें यही जानते हैं कि वो चीज़ कैसे डेवलप हुई है, ठीक है। तो एंड्री ने 1862 में हिंदी में अगर देखा जाए पुस्तक, तो वाणिज्यिक भूगोल आधारशिला इसमें रखा था आर्थिक भूगोल का। इस आर्थिक भूगोल की आधारशिला को जर्मनी में अगर देखें, इसकी पुस्तक का नाम है जाग्राफिए डेस वेल्थेंडेल्स, इसे कहा जाता है, याद रखिएगा। ये जर्मन की पुस्तक है और इसमें हिंदी में पढ़ाया जाता है वाणिज्यिक भूगोल। इसी में इसकी आधारशिला रखी गई थी, किसकी? आर्थिक भूगोल की। इसके बाद से नेक्स्ट आते हैं हमारे जो अमेरिका का कृषि प्रदेशों का विस्तृत विश्लेषण किया, उसी के आधार पर अन्य महाद्वीपों पर भी आधार बना था। ये भी आर्थिक भूगोल के क्रमबद्ध विकास में इनका योगदान रहा है, किसका? बेकर का। अब बेकर के बाद से देखा जाए तो हेटनर और कार्लसॉर का योगदान महत्वपूर्ण है। भूगोल के क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन पर जोर दिया था, जिससे आर्थिक भूगोल का और विकास हो पाया 1925 में। और इसका समर्थन किसने किया था? तो रिचर्ड हार्टसोन ने किया था, ये 1939 में। इनका विचार का समर्थन और विचार का व्यापक प्रचार किया था, ये रिचर्ड हार्टसोन ने। इसके बाद से मर्फी जो है, ये क्या किए थे? निवासियों की आजीविका के ढंगों की समानताओं और भिन्नताओं का अध्ययन किया था। तो जो भी आजीविका करते हैं लोग, उनके बीच में क्या समानता और भिन्नता है, इसका जो है अध्ययन किसने किया था? मर्फी ने किया था, जिससे हमारे आर्थिक भूगोल का क्रमबद्ध विकास का तेज गति से प्रगति हुआ था। इनका योगदान आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन के उपागम, इसका दो है, क्रमबद्ध और स्थानिक। इसमें देखिए क्रमबद्ध जो उपागम है, इसमें जो ज्योग्राफर योगदान दिया उसको देख लेते हैं। तो गोट जो पहला आते हैं, ये जो 1882 में बोलते हैं कि वस्तुओं के उत्पादन के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल।
तो ये बोलते हैं कि कोई भी वस्तु का उत्पादन है वो वैज्ञानिक अध्ययन से होना चाहिए। तो इस पर बल किसने दिया था? गोटेज ने। वैज्ञानिक अध्ययन से किसी वस्तु का उत्पादन होना चाहिए। उसके बाद से निकल के आता है बुलब्रिज। ये बुलब्रिज और ईस्ट ये बोलते हैं कि चिसोल्म की पुस्तक जो है, जो 1889 में लिखी गई थी, इनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी। ये देखिए जियोग्राफी है, ठीक है, ये जियोग्राफी है। इस पुस्तक को इन्होंने सर्वोत्तम उदाहरण माना था क्रमबद्ध उपागम का। क्लियर? किसके अनुसार? बुलब्रिज और ईस्ट 1966 में बोलते हैं कि द हैंडबुक ऑफ कॉमर्शियल ज्योग्राफी जो है चिसोल्म की पुस्तक, वो क्रमबद्ध उपागम की सर्वोत्तम उदाहरण है। इसके बाद से चिसोल्म के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। चिसोल्म जो है उत्पादों और देशों का विवरण दिया था। इसके बाद से भौगोलिक कारकों पर बल दिया था कि उस उत्पादन में जो भौगोलिक कारक कौन कौन से योगदान देते हैं। आर्थिक भूगोल का जो है जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है एक और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, इनकी एक और पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद से आते हैं बुकानन। बुकानन 1935 में आते निकल के, इनकी पुस्तक है द पेस्ट्रोल इंडस्ट्री ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। ये इनकी क्रमबद्ध विधि का उत्तम उदाहरण माना जाता है, ये भी इनकी पुस्तक बुकानन की। इसके बाद हम स्थानिक उपागम पर आते हैं। स्थानिक उपागम में हम लोग देख लेते हैं मूल विचार जो है स्थानिक उपागम का। आर्थिक एवं राजनीतिक क्रियाशीलता, परस्पर निर्भरता। देखिए जब बात आती है स्थानिक मतलब लोकलाइजेशन की, तो इसमें हम लोग देखेंगे किसी भी देश का, किसी देश के प्रति क्या आर्थिक और राजनीतिक क्रियाशीलता जो होती है उस पर निर्भरता होती है। मान लीजिए किसी देश से कोई सामान लेना है, कोई सामान देना है। ग्रेट ब्रिटेन का आर्थिक भूगोल इन्होंने प्रस्तुत किया था, किसने? स्मिथ ने। प्रारंभिक कार्य किया था इन्होंने 1943 में। इसके बाद क्षेत्रीय अंतर संबंधों एवं स्थानिक संगठन पर केंद्रित था हमारा स्थानिक उपागम। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अर्थव्यवस्था का पर्यावरण संबंध, एनवायरमेंटल रिलेशन ऑफ द इकोनॉमी। अब इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो इसी से पता चलता है कि हमारा आर्थिक भूगोल का विकास होगा कि नहीं होगा। तो देखो आर्थिक भूगोल और सामाजिक विज्ञानों का अभिसरण। अब देखो आर्थिक भूगोल है जो, तो इसमें सामाजिक विज्ञानों का अभिसरण क्यों हो रहा है? अब देखो किसी भी चीज का डेवलपमेंट किया जा रहा है संसाधनों का, उसमें जो समाज के लोग हैं, मतलब लोग हैं, तो सामाजिक विज्ञान से कहा जाएगा। अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, उनका अध्ययन जब किया जाता है तो वो सामाजिक विज्ञान में आता है। तो आर्थिक भूगोल मतलब किसी चीज का उत्पादन का अलग अलग लोगों द्वारा किया जाना, इन दोनों को मिलाते हैं जब, तो हम आर्थिक भूगोल और सामाजिक भूगोलों का अभिसरण कहा जाता है। अब इस अभिसरण में हम लोग क्या करते हैं कि जो आर्थिक का विकास हो रहा है, किसी आर्थिक भूगोल का विकास हो रहा है, उसमें किसी स्थान का क्या प्रभाव है, इस पर जो है लोग चिंता करते हैं। अब इसके बारे में किसने क्या राय दिया ये जान लेते हैं हम लोग। तो सर्वप्रथम इसमें कोट्स और रास्ट्रोन आते हैं 1971 में, और इन्होंने ब्रिटेन का सामाजिक और आर्थिक परिघटनाओं का स्थानिक अंतरों का विश्लेषण किया था। तो ये भी चीज पूछी गई है, ब्रिटेन के सामाजिक आर्थिक परिघटनाओं का स्थानिक अंतरों का विश्लेषण किसने किया? तो ये कोट्स और रास्ट्रोन ने किया। इसके बाद से बोर्ड आते हैं 1969 में। इन्होंने आर्थिक नियोजन मतलब कोई आर्थिक बोर्ड से संबंधित नियम बना रहे हो, तो इससे संबंधित केंद्रित नियोजन व सामाजिक आर्थिक स्थानिक विषमताओं का महत्व पर बल किसने दिया? बोर्ड ने दिया था। क्लियर? इसके बाद से प्रेस्कॉट आते हैं। प्रेस्कॉट जो है 1972 में समाज तथा भूदृश्य, जिसे लैंडस्केप कहा जाता है, तो समाज तथा भूदृश्य पर सरकारी नीतियों के प्रभाव का आकलन किया था कि किसी समाज पर, किसी उसके भूदृश्य पर सरकारी नीतियों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका आकलन किसने किया था? प्रेस्कॉट ने 1972 में किया था। ये तो गया अर्थव्यवस्था पर्यावरणीय संबंध, किसी एरिया का क्या असर पड़ रहा है, किसी लोगों का क्या असर पड़ रहा है, किसके द्वारा क्या कहा गया है, ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ये चीजें देखिए थोड़ा अटपटा लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप बार बार इसे पढ़ रहे हो तो ये आसान हो जाएगा। ये पूछा था एग्जाम में, तो इसे आप लोग ध्यान दीजिए। अब देखो नेक्स्ट हमारा पांचवा जो पॉइंट है अर्थशास्त्र बनाम आर्थिक भूगोल, ये दोनों लंगोटिया एक दूसरे के यार हैं। अब इसमें जो परिभाषा देखो ये पूछा नहीं गया है, ध्यान नहीं दे सकते हो, लेकिन थोड़ा हम बता देता हूँ। अर्थशास्त्र की परिभाषा में मार्शल बहुत फेमस है। आजीविका कमाने वाले मानव का अध्ययन है अर्थशास्त्र, ये बोलते हैं मार्शल, ठीक है। रॉबिन्स बोलते हैं विरल साधनों के प्रयोग में मानव व्यवहार के प्रतिरूपों का अध्ययन है अर्थशास्त्र। रेनर बोलते हैं एक अमूर्त विज्ञान के रूप में विकसित हुआ है, ठीक है। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा है 3 विद्वानों द्वारा। अमूर्त माने क्या? जो चीजें हमको नहीं दिख रही है, ठीक है।
आर्थिक भूगोल के परिप्रेक्ष्य में दो लोगों ने काम किया, गोट्ज और रिचर्ड ओब्रायन ने। गोट्ज की पुस्तक 1882 में आती है आर्थिक भूगोल, और इसमें इन्होंने बोला कि आर्थिक भूगोल जो है क्या है, वाणिज्यिक भूगोल से अलग है, पृथक है, और इन्होंने सर्वप्रथम आर्थिक भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, गोट्ज महोदय ने। इसके बाद से रिचर्ड ओब्रायन आते हैं 1992 में। इन्होंने क्या किया, पुस्तक एक दिया था, ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रेशन द एंड ऑफ ज्योग्राफी। कभी द एंड ऑफ ज्योग्राफी लिख के आता है, तब भी इसी का रिचर्ड ओब्रायन की पुस्तक है। तो आर्थिक भूगोल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए किसने काम किया, गोट्ज और रिचर्ड ओब्रायन, इनकी पुस्तक ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब पाठ 2 देखते हैं, संसाधनों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ रिसोर्स। इसमें 4 विद्वानों का इंपॉर्टेंट ये कोटेशन है, ध्यान दीजिएगा, पूछा गया एग्जाम में। फिशर, जेम्स फिशर या फिशर जेम्स कर लीजिए। तो जेम्स फिशर का जो है यहाँ पर ये बोलते हैं कि संसाधन वो कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु को संसाधन ये बोलते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। जैसे एग्जांपल स्वरूप, आप खाना खा रहे हो, पेट भर रहा है आपका, तो ये क्या है, आपका संसाधन है। आप कोई कार्य कर रहे हो जिससे आपको खुशी मिल रही है, आपको इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, वो भी संसाधन है। क्लियर? तो जेम्स फिशर के अनुसार ध्यान दीजिएगा। फिर से पिच एवं जेम्स के अनुसार ये बोलते हैं कि संसाधन मनुष्य द्वारा रचित होते हैं। मतलब हम कोई डिजाइन बनाते हैं, कोई खाना अच्छे से रचना अनुसार बनाते हैं, उसका एक रूप देते हैं, ठीक है ना। मान लो कोई खाना बना रहे हो, ये भी एक स्वरूप है। किसी फैक्ट्री को खोलते हैं, तो ये सारे क्या संसाधन है, ये बोलते हैं। सीमेंट फैक्ट्री लगा दी है, तो मनुष्य द्वारा ही तो रचा जा रहा है ना। तो जो भी मनुष्य द्वारा रचित होता है उसे संसाधन कहा जाता है। किसने कहा था? पिच एवं जेम्स ने। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया बार बार एग्जाम में। जिम्मरमैन की परिभाषा, ये बहुत बार पूछा गया। जिम्मरमैन बोलते हैं कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो जो जिस अनुसार उपयोगी है उसके अनुसार मनुष्य क्या करता है, उसको उपयोगिता प्रदान करता है। आपके लिए हर एक वस्तु अलग अलग तरीके उपयोगी हो सकता है। ये जिम्मरमैन के अनुसार, ये इनका जो है कोटेशन ध्यान दीजिएगा। एक और है, ये कहते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, उसे बना देते हैं उपयोगिता के अनुसार, क्योंकि हमको वो संसाधन, मान लीजिए कोई कोई यहाँ पर खनिज दबा हुआ है, उसे हम निकाल के उसका रूप बदल देते हैं। तो क्या कोई खनिज है, दूसरे रूप में उसका हम रूप परिवर्तन कर देते हैं, तो वही कहते हैं संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन का फेमस है कोटेशन, याद रखिएगा आप लोग, ये ध्यान दीजिएगा अभी। अब एकरमैन का देखो इतना बड़ा परिभाषा दे रखे हैं। तो ये बोलते हैं संसाधन क्या है, संक्षेपीकरण द्वारा गुण अभिमूल्य को व्यक्त करता है और किसी कार्य या संक्रिया से संबंधित होता है। संसाधनों की विविधता से वस्तुओं दक्षताओं की विविधता उत्पन्न होती है तथा जटिल श्रम विभाजन को प्रोत्साहित करता है। तो सिंपल सा इनका देख लो, तो कोई भी संसाधन है जिसमें अगर विविधता है, ये बोलते हैं, तो वहाँ पर स्किल्स की विविधता उत्पन्न होती है, जिससे क्या होगा, श्रम विभाजन अलग अलग जटिल रूप में प्रोत्साहित होगा। मान लो किसी को कंप्यूटर चलाने आता है, किसी को हथौड़ी तोड़ने आता है, किसी को स्मार्ट वर्क करके कम समय में कोई कार्य करने आता है। तो जितना विविधता होगी संसाधन में, उतना स्किल्स डेवलप होगा, और उतना ज़्यादा स्किल अलग अलग तरीके से डेवलप होगा, उतने अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो ये किसके अनुसार? एकरमैन के अनुसार ये कोटेशन है। नेक्स्ट जो है क्लब ऑफ रोम देख लेते हैं। विकास की सीमाएं, लिमिट टू ग्रोथ, इसकी 5 की है, ध्यान रखिएगा। इसमें सर्वप्रथम काम होता है क्लब ऑफ रोम, इसे 1970 में लाया गया था। प्रोफेसर डेनिस मिडोज जो है टीम लीडर थे, और प्रोफेसर जो है जो फॉरेस्टर जो है मॉडल डेवलपर थे, इसका डेवलपमेंट किए थे। इसमें 5 की जो है पूछा जाता है, जनसंख्या है, प्रदूषण है, प्रति व्यक्ति भोजन कितना है, प्रति व्यक्ति औद्योगिक उत्पादन कितना है, प्राकृतिक संसाधन कितना है। ये लिमिट टू ग्रोथ के 5 जो है वेरिएबल्स की है। ये 5 की जो है ये बताते हैं कि विकास की सीमाएं क्या होंगी, लिमिट टू ग्रोथ क्या होगा। ये 5 की आप लोग ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है, ठीक है। गत्यात्मक अंतरक्रिया, एक दूसरे से अंतरक्रिया होती है, तभी पता चलता है कि यदि वर्तमान उपनतियाँ जारी है तो क्या होगा। अगर वर्तमान में कोई समस्या है, वर्तमान में ये चीज़ें हैं, तो इसमें से कोई भी रिसोर्सेज की समस्या आ गई तो भविष्य में क्या होगा, इसी से हम लोग जान पाते हैं। इसके बाद से जिम्मरमैन की फैंटम संकल्पना
देख लेते हैं, इसी जुड़ा हुआ है। इसमें इन्होंने बोला था कि संसाधनों की भार में कमी आए या आयतन में कमी आए, उससे कार्य क्षमता का विस्तार होता है। ये बोलते हैं कौन? जिम्मरमैन। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है, संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण है। मतलब कितने संसाधन उपलब्ध है, कितने समाप्त हो रहे हैं, इसके आधार पर करेंगे। इसके 3 भाग हैं। तो यहाँ पर देखो, संसाधनों का वर्गीकरण में 2 लोगों का योगदान है, रेनर ओवेन का। ये उपलब्धता के आधार पर दिया है। अब वितरण के आधार पर किसने दिया? जिम्मरमैन ने। यह ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब चलिए हम लोग पहले रेनर ओवेन के अनुसार देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को इन्होंने 2 भागों में बांटा है, अक्षयशील और क्षयशील। अब इसमें देखेंगे, अपरिवर्तनीय जो होते हैं कभी बदल नहीं सकते हैं। सन, सूर्य हो गया हमारा, हवा हो गई और फिर से पानी हो गया, ये बदल नहीं सकता है। ये बोलते हैं नेचर ने दिया है। अब दुष्प्रयोजनी जो है, इसका हम लोग मिसयूज कर सकते हैं। इसमें देखो वाटर का, ठीक है, वाटर का हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रदूषण करके उसका हम लोग दुष्प्रयोजनी बना देते हैं, मनुष्य बना देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको इसमें रखा गया, वाटर को। नेक्स्ट जो है क्षयशील। क्षयशील में परिरक्षणीय और अपरिरक्षणीय जो आता है, एक मेंटेनेबल होता है, एक नॉन मेंटेनेबल होता है, जो संसाधन होता है। अब इसमें देखो, आपका जो है देखा जाए, मेंटेनेबल में जो आता है, रिन्यूएबल जो होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ होता है, फिर से आपका सॉइल होता है, ठीक है, मिट्टी और जंगल, ये तीनों आ गए। अब इसमें देखो, नॉन रिन्यूएबल में देखोगे तो वाइल्ड लाइफ इसको रखा गया, मतलब कुछ प्रजातियां जो हैं विलुप्त हो गई हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, इसको रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं। जैसे कि देखोगे, अभी कुछ प्रजातियां गेंडों की है जो समाप्त होने वाली है वहाँ पर अफ्रीका में। तो ऐसे प्रजातियां जो हैं संसाधन में नॉन रिन्यूएबल में रखे जाते हैं। क्लियर? ये सही, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं। फिर से नॉन मेंटेनेबल जो होता है, जिसका आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें पुनः प्रयोज्य जो होते हैं, ये मिनरल्स होते हैं, जेम्स होते हैं। इसके बाद से पुनः अप्रयोजनीय जो होता है, ये जो होते हैं फॉसिल और पेट्रोल जो होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स और पेट्रोल जो होते हैं पुनः अप्रयोजनीय होते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये शब्द जो है, शब्द एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए वही शब्द मैं जो लिखा हूँ, जो भूगोलवेत्ताओं द्वारा दिया गया। तो रेनर ओवेन के अनुसार हो गया। अगर आपको कोई डाउट हो सकता है तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। मैं पूरा वही चीज़ लिखा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं, जो एकदम करेक्ट है। इसके बाद से हमारा जो जिम्मरमैन, जिम्मरमैन जो बोलते हैं सर्वसुलभ संसाधन गैसें हो गई, ठीक है, ये बोलते हैं हमेशा प्राप्त होता है। फिर से सामान्य सुलभ जो होते हैं, कृषि, भूमि, जल हो गया, ये बोलते हैं। विरल जो हो गया, टीन टापा हो गया, विरल संसाधन है। एकल जो, ये आपका हो गया क्रायोलाइट। ये देखो जो एकल है क्रायोलाइट, ये ग्रीनलैंड में मिलता है, मुझे जहाँ तक पता है। आप लोग एक बार सर्च कर सकते हो। तो जिम्मरमैन के अनुसार हमारे संसाधन हो गए। ये संसाधनों की जो आपका विभाजन है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी जो डिटेल और है, आगे जो मैं खनिज पढ़ाऊंगा तो वहाँ भी बता दूंगा। तो ये भूगोलवेत्ताओं के अनुसार इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारे जो है सी रेमंड एवं जो है दासमैन, इनके अनुसार ए बी हमने जान लिया ऊपर। तीनों ने क्या किया, अपनी पुस्तक जो है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में संसाधनों की उनकी पुनः प्राप्ति या नवीकरणीयता के आधार पर 4 मुख्य वर्गों में बांटा था। अब देखो इसमें ये कहते हैं नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन, पुनः चक्रीय संसाधन या अक्षय संसाधन, जिसे हम सनातन संसाधन भी कहते हैं। 1976 में इनका वे वर्गीकरण आया था, ये आपको ध्यान रखना है। अभी ये देख लेते हैं वर्गीकरण में इन्होंने क्या क्या बताया था। तो देखो, नवीकरणीय संसाधन ये बोलते हैं वह संसाधन वन जो होते हैं, वन्य जीव होते हैं, जो जानवर पाए जाते हैं उसमें, मत्स्य होते हैं, चारागाह होते हैं, ये बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसका परिभाषा देख लो, नवीकरणीय संसाधन होता है कि वह संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा खुद को फिर से बना सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, बशर्ते उनका उपयोग उनकी पुनर्निर्माण दर से अधिक ना हो, ठीक है। जैसे कि अब ऐसा क्यों यहाँ पर पॉइंट लिखा गया, मान लो मानव द्वारा क्या किया जाए, पूरा वन को काट दिया जाए, ठीक है। तो जैसे कि जितना वो अपने आप को जन्म ले रहे हैं, जितने वन अपने आप को जन्म ले रहे हैं किसी एरिया में, उससे ज़्यादा उसको काट दो तो समाप्ति के कगार पर चला जाएगा। मत्स्य भी जितना जन्म ले रही मछलियाँ, उसको मार दो तो वो भी समाप्ति के कगार पर चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा जो है अनवीकरणीय संसाधन। ये क्या है? कोयला,
पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें ये अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी मात्रा निश्चित है और एक बार उपयोग करके बाद में वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इनका पुनर्निर्माण संभव नहीं है। इसमें लाखों वर्ष लगते हैं पुनर्निर्माण में, तो एक मानव की ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। 100 वर्ष की या लाखों वर्ष लगते हैं पेट्रोल बनने में। प्राकृतिक वनस्पति जो गोंडवाना क्रम में धसी से कोयला, पेट्रोलियम इन सब का निर्माण हुआ है। तो ये अनवीकरणीय संसाधन ध्यान दीजिएगा। पुनः चक्रीय संसाधन वो संसाधन है जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, सोना। इसका परिभाषा देखो तो ये अनवीकरणीय संसाधन का ही हिस्सा है, लेकिन इनका उपयोग एक बार करने के बाद गलाकर प्रोसेस करके पुनः हम उपयोग किया जा सकता है। जैसे लोहा का हम रूप बदल सकते हैं, तोड़ के फिर से नया डिजाइन कर सकते हैं। तांबा का भी, एल्युमिनियम का भी, सोना का भी। कई प्रकार के सोना हार औरतें पहनती हैं, जो पुरुष हैं अंगूठियां पहनते हैं डिजाइन, विभिन्न डिजाइन के। तो ये क्या है, पुनः चक्रीय संसाधन है। फिर से अक्षय या सनातन संसाधन जो होते हैं, ये होते हैं सौर ऊर्जा। मतलब सनातन का मतलब ये है कि जो हमेशा वैसे को वैसे रहे, समाप्त ना हो। पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और जल चक्रीय रूप में। अब देखो इसमें क्या है, अभी इसकी परिभाषा देखोगे, वह संसाधन जो मानव द्वारा कितना भी उपयोग किया जाने पर भी समाप्त नहीं होता। ये पृथ्वी पर निरंतर उपलब्ध होते हैं। सूर्य का आप कितना भी यूज कर लो, समाप्त नहीं होगा जब तक खुद सूर्य ना समाप्त हो। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये भूगोलवेत्ताओं का नाम दासमैन ने इन्होंने बांटा था संसाधनों का वर्गीकरण 1976 में। क्लियर। अब नेक्स्ट अपने पॉइंट पर चलते हैं और इसमें हम लोग देख लेते हैं संसाधन संरक्षण की संकल्पना। कुछ थोड़े से काम इसमें हुआ है। तो इसमें देखो संसाधन संरक्षण की संकल्पना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साथ रखना। ठीक है, संरक्षण का मतलब क्या होता है, साथ रखना। और इसका जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ये शाब्दिक अर्थ साथ रखना, टू कीप टुगेदर, ये आपके हैं गिफोर्ड पिंचोट। 1907 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था संसाधन संरक्षण की संकल्पना का। भविष्य के लिए संसाधनों का न्याय संगत और सशक्त उपयोग होना चाहिए, ये बताया था किसने, गिफोर्ड पिंचोट ने। क्लियर। अब चलिए आगे हमारा जो पार्ट है मृदा और मिट्टी संसाधन, इसे हम लोग देख लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, चूंकि हम लोग आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इसको पढ़ेंगे। आर्थिक भूगोल में बहुत सारे यूनिट इंक्लूड हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट 3 है मृदा मिट्टी संसाधन। इसमें हम देखते हैं मृदा जनन या मृदा विकास कैसे हुआ। इसमें सर्वप्रथम हम कोटेशन देखते हैं। विलोक्स के अनुसार सभ्यता का इतिहास मिट्टी का इतिहास है। कोई भी सभ्यता का इतिहास होता है तो वहाँ पर मिट्टी का इतिहास ही हम जानते हैं, चाहे मोहनजोदाड़ो ले लो, चाहे आप मेसोपोटामिया ले लो। आगे बोलते हैं तथा व्यक्ति की शिक्षा मिट्टी से ही आरंभ होती है। सही बात है, किसने कहा, विलोक्स ने। नेक्स्ट हमारा है ये कोल, कहते हैं कि मिट्टी पृथ्वी की मृत धूल को जीवन का सादृश्य से जोड़ती है। तो ये किसके अनुसार है, कोल के अनुसार। जब भी पूछा जाए कि मिट्टी पृथ्वी की मृत धूल को जीवन का सादृश्य से जोड़ती है, किसने कहा, तो कोल ने कहा था। नेक्स्ट हमारे जो है दोकाचियो कहते हैं कि मिट्टी पैतृक शैलों, जलवायु, स्थलाकृति, पौधों, प्राणियों तथा स्थल की आयु के कार्यों तथा परस्पर प्रभावों का प्रतिफल है। तो इसमें देखा जाए पैतृक शैल, जलवायु जो है, इसमें स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं पौधों और प्राणियों, स्थल वायु की जितने भी एक दूसरे से क्रिया होती है, इसी का प्रतिफल है हमारा मिट्टी। ये दोकाचियो बोलते हैं। क्लियर। अब इसमें देखो मिट्टी की परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा, बहुत बड़े एग्जाम में यहाँ से पूछेगा। अब इसके संस्तर जो है, संस्तर में देखोगे हमारे पहला संस्तर O, ठीक है, फिर से A, दूसरा फिर से B, तीसरा संस्तर C, चौथा पांचवा संस्तर R। तो देखो यहाँ पर 5 इसका जो वर्गीकरण हो गया। अब इसमें 5 को भी जो छोटे छोटे रूप O का बांटा गया। जैसे O को 2 भागों में, O1 O2 संस्तर जो होता है। O1 जो संस्तर होता है यहाँ पर ताजा जैविक पदार्थ, पत्तियां, टहनियां सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ पर हम लोग छोड़ देते हैं, किसी चीज को फेंकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। फिर से O2 संस्तर में अब घटित जैविक पदार्थ जो यहाँ पर लगता है सड़ना, धीरे धीरे यहाँ पर देखोगे ये फूल पत्ती नीचे दब जाएगा, सड़ने लगेगा। ठीक है, इसके बाद से A1 आता है। ये जो होता है A1, ये इसको A1 को हम लोग अगर वैसे देखा जाए टोपोसिल जो टॉप सॉइल होता है, माफ कीजिएगा टॉप सॉइल,
इसमें मिनरल जोन्स कहा जाता है। अब A1 में देखोगे ये ह्यूमस के गहरे रंग होती है, जैविक खनिज का इसमें मिश्रण होता है। A2 को हम लोग ई संस्तर भी कहते हैं। A2 कह लो या ई संस्तर। निच्छालन क्षेत्र होता है, जोन ऑफ ब्लीचिंग होता है, बालू अधिक जैविक कम होता है। ठीक है, यहाँ पर बालू जो है ज़्यादा होता है और जैविकता की कमी होती है। A3 संस्तर संक्रमण परत होता है। ठीक है, ये संक्रमण परत B1 और आपके जो है A2 के बीच में संक्रमण परत होता है। इसे ई परत इसके ऊपर वाला होता है, A3 के ऊपर ही ई संस्तर जिसे A2 कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका से B1 होता है, सब सॉइल आता है। ये B1 संस्तर में आप संक्रमण परत 1 के गुण होते हैं, तो ए जो है A3 का इसका गुण इसमें होता है, किसमें? B1 में। इसके बाद से आपका B2 हो गया संस्तर, इसमें वास्तविक उपमृदा ट्रू सबसॉइल जमाव क्षेत्र होता है, खनिज लोहा चिका का जमाव इसमें होता है। इसमें B3 संस्तर पैतृक चट्टानों के साथ संक्रमण होता है इसका B3 का। इसके बाद से C संस्तर वही पेरेंट जिसे हम मटेरियल कहते हैं, आंशिक रूप से अपक्षयित होता है, मतलब थोड़ा इसमें तोड़ फोड़ होती है। उसके बाद से बेंड रॉक पेरेंट रॉक होता है, अपक्षयित नहीं है, ये पैतृक सेल है हमारा R, मतलब ये टूटा हुआ नहीं है। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हमने देख लिया मिट्टी की परिच्छेदिका सॉइल प्रोफाइल, ये पूछा जाता है। ये आप लोग ओ सीक्वेंस पूछा गया और वही क्रम OABCR याद रखिएगा। ये भी पूछा जाता है, इसका जो विभाजन हुआ है O1 O2 A1 A2, ये ई संस्तर A2 में होता है या A में होता है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। B1 B2 B3 फिर से C और R, ये आप लोग ऐसे ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर मिट्टियों के निर्माण के प्रक्रम हम लोग देखते हैं, कैसे मिट्टियों का निर्माण होता है। अलग अलग वातावरण में अलग अलग तरीके से इसका निर्माण होता है। अब देखिए लेटराइजेशन कहाँ पर होता है इनका निर्माण, ये उष्णकटिबंधीय सक्रिय क्षेत्र में होता है। ये मेलानाइजेशन ये कहाँ पर होता है, न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक सक्रिय होता है। फिर से ये पोडजोलाइजेशन जो होता है, जिसे पोडजोलाइजेशन कहा जाता है, शीतोष्ण जलवायु के क्षेत्रों में सक्रिय होता है। फिर से यहाँ पर आप देखो ग्लाइजेशन जिसे भी कहा जाता है, आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में जहाँ जल सिकती रहती है, जहाँ जल लॉगिंग होता है वहाँ पर इसका होता है। अब देखिए मिट्टी की जो विशेषता है, अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से।